स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा असेसमेंट। और ये जो पार्ट है वीडियो का वो हमारे चैप्टर नंबर 15 से है, ऑडिट रिटर्न्स असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर से। स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है असेसमेंट वो स्टार्ट करते हैं। In simple words, assessment means determination or quantification of amount of tax payable by assessee। यानी जब assessee अपना टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स को असेस करता है या डिटर्मिनेट करता है, क्वांटिफिकेट करता है, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट। यानी कि हमारी जो मंथली कितना टैक्स बन रहा है जब हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं उसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स। Under this system, the assessee himself determines the correct क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाईज। इसके अंदर सिस्टम में असेसी जो खुद से ही डिटरमाइन करता है करेक्ट क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है सप्लाई के ऊपर उसको डिटरमाइन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर CGST एक्ट एंड इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट का मतलब होता है खुद टैक्स लाइबिलिटी को असेस करना, डिटरमाइन करना CGST एक्ट के अंतर्गत। और सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, रीअसेसमेंट आ जाता है इसके अंदर, प्रोविजनल असेसमेंट आ जाता है, समरी असेसमेंट आ जाता है एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाती है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर GST। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर GST आर एज अंडर असेसमेंट अंडर GST बाय टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर कर रहा है वो सेल्फ असेसमेंट करता है 59 के अकॉर्डिंग। और बाय टैक्सेशन अथॉरिटी होती हैं जो, वो कौन कौन सी असेसमेंट करती हैं। देखो, टैक्स पेयर तो खुद की असेसमेंट करता है, मतलब जितना टैक्स उसके ऊपर खुद के ऊपर लगा है वो वैल्यूएट करके फिर टैक्स वैल्यूएट करता है, तो उसे तो बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जो टैक्स पेयर करता है। और जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो कौन कौन से असेसमेंट करती है, वो प्रोविजनल असेसमेंट करती है, स्क्रूटनी असेसमेंट करती है, टैक्स रिटर्न्स की। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टैक्स। देखो, अगर मान लो मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मुझसे ना टैक्स कितना बन रहा है वो असेस नहीं हो पा रहा, डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, तो मैं टैक्सेशन अथॉरिटी की मदद लूंगी और वो प्रोविजनल असेसमेंट करेंगे और वो बताएंगे मेरा कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है मेरी। ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न, जो भी टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उनको वेरीफाई करना, उसकी करेक्टनेस की वो सही भरे गए हैं नहीं भरे गए हैं, वो टैक्सेशन अथॉरिटी करती हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, जो नॉन फाइलर्स पर्सन है उनकी असेसमेंट करना। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं उनकी असेसमेंट करना। ठीक है, और फिर लास्ट में समरी असेसमेंट करना। ठीक है, ये कौन करती हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज करती हैं। तो अब देखो, फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 59। Every registered person shall self-assess the tax payable under CGST Act and furnish a return for each tax पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39। देखो, वो क्या करती हैं, खुद सेल्फ असेस करती हैं, डिटरमाइन करती हैं अपने टैक्स को और फिर रिटर्न फाइल करती हैं जो टैक्स पीरियड के अंडर सेक्शन 39 के अंडर। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 सब सेक्शन 1। प्रोविजनल असेसमेंट देखो क्या होता है, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपना जो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाता अपने टैक्स लाइबिलिटी की, तो फिर वो टैक्सेशन अथॉरिटी करती है उसके बिहाफ पर, उसे बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। रजिस्टर्ड डीलर कैन रिक्वेस्ट द ऑफिसर फॉर प्रोविजनल असिस्टेंट इफ ही इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और रेट ऑफ टैक्स। एक रजिस्टर्ड डीलर वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक ऑफिसर को फॉर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, जब अगर उससे खुद से वैल्यू ऑफ टैक्स और रेट नहीं निकाली जा रही। द प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ द असेसी टू पे टैक्स ऑन ए प्रोविजनल बेसिस एट अ रेट और ए वैल्यू स्पेसिफाइड बाय हिम। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है जो रेट बन रहा है प्रोविजनल बेसिस पे बताएगा कितना टैक्स लाइबिलिटी बनती है तेरी। द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट विद इन ए पीरियड नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आगे क्या करेगा, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए ऑर्डर पास करेगा कितने टाइम के अंदर, जब उसको रिक्वेस्ट आई है कि आपको प्रोविजनल असेसमेंट करवानी है उसके 90 days के अंदर अंदर उसको आगे ऑर्डर पास करना पड़ेगा।
सर्कमस्टांसिस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, कब भाई देखो कब प्रोविजनल असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू और अनेबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। अगर हमें वैल्यू नहीं पता चल रही तब, और या फिर रेट ऑफ टैक्स नहीं पता चल रहा तब। तो इफ द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ही मे रिक्वेस्ट अ प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग गिवन रीजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। फिर वो रिटर्न में आपको रिटर्न में एक ऑफिसर को रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई मुझे वैल्यू नहीं पता चल रही, तो उसके लिए आप क्या करो, प्रोविजनल असेसमेंट करवाओ। और अगर वो रेट ऑफ टैक्स नहीं पता चल रहा उसे, इफ टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल देयर टू, ही मे रिक्वेस्ट अ प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग गिविंग रीजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स और ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे उसको एक रेट ऑफ टैक्स बता दीजिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगी देखो, क्या से वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर आगे वो क्या करेगा देखो। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इज अडॉप्टेड। अगर हम प्रोविजनल असेसमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो कौन से स्टेजेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 रहेगा हमारा रिक्वेस्ट बाय असेसी। मान लो मैं एक टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मैं अपना जो टैक्स है वो सेल्फ असेस्ड नहीं कर पा रही, तो मैं एक प्रोविजनल असेसमेंट की एक रिक्वेस्ट डालूंगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट बाय एसएससी सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 के अंडर आएगी, मैं रिक्वेस्ट डालूंगी। ठीक है, दूसरा होगा ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, और फिर जो सामने वाला जो जिस ऑफिसर को मैं क्या डालूंगी, रिक्वेस्ट डालूंगी, वो ऑर्डर देगा प्रोविजनल असेसमेंट की। स्टेप 3 होगा एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय एसएससी। जो एसएससी की जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी है उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, एसएससी खुद अपनी जो बॉन्ड और सिक्योरिटी का क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। स्टेप 4 होगा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फिर फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर मिलेगा, और फिर उसके बाद टाइम लिमिट फॉर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, क्या टाइम लिमिट होगी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की वो, और फिर इफेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट, क्या जो फाइनल असेसमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब जो आपने फाइनल असेसमेंट करी है उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए, फर्स्ट रिक्वेस्ट बाय एसएससी, where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both determine the rate of tax applicable thereto, he may request a proper officer in writing given reasons for payment of tax on a provisional basis। कि provisional basis पे हमें जो है जो प्रोविजन जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो हमें पता करवाइए, क्योंकि हम खुद सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, हमें प्रोविजनल असेसमेंट चाहिए। दूसरा होगा ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर। फिर वो ऑर्डर पास कर देगा कि प्रोविजनल असेसमेंट करवानी है अपने इसकी विद इन टाइम पीरियड लेटर देन 90 डेज। जो हमने रिक्वेस्ट उसको डाली है उसके 90 डेज के अंदर अंदर वो आगे ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। Execution of bond and security by SSC. The payment of tax on provisional basis may be allowed if the taxable person execute a bond in such form as may be prescribed and with such surety or security as a proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed। कि जो भी डिफरेंस होगा रियल में, जो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा और जो असेसमेंट जो प्रोविजनल असेसमेंट से जो टैक्स आएगा उसका जो डिफरेंस है वो उस पर्सन को जो है पे करेगा। ठीक है, आगे है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। The proper officer shall pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment। देखो, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर वो जो फाइनलाइज मतलब उस असेसमेंट को फाइनलाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लेने के बाद वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आगे पास करेगा। टाइम लिमिट देखिए क्या होगी, the proper officer shall within a period not exceeding 6 months from the date of the communication of the order issued under section 60 और subsection 1। तो 60 subsection 1 के अंडर आने पर जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आगे वो फाइनल असेसमेंट के लिए ऑर्डर पास करेगा। फर्दर द पीरियड स्पेसिफाइड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, एंड जो भी स्पेशल कॉज सफिशिएंट कॉज है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो रीज़न है उसका वो दिखाना पड़ेगा। एंड फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग, और रिटर्न फॉर्म में वो रीजन है वो लिखना पड़ेगा। बी एक्सटेंडेड बाय द जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो यानी कि जो जॉइंट कमिश्नर है और एडिशनल कमिश्नर है वो 6 मंथ की जो ये टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब बढ़ा सकते हैं जब उसके पास प्रॉपर आप कॉज लिख के दोगे, रीज़न लिख के दोगे और रिटर्न में होना चाहिए वो रीज़न। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इफेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट कैन बी फॉलोइंग टू वेज। इफ फाइनल टैक्स इज मोर देन प्रोविजनल टैक्स, कि जो फाइनल टैक्स बनेगा वो प्रोविजनल टैक्स से ज़्यादा बनेगा, और इफ फाइनल टैक्स इज लेस देन प्रोविजनल टैक्स, और या तो फाइनल टैक्स है और प्रोविजनल टैक्स से कम बनेगा। द फर्स्ट है देखो, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under section 39 subsection 7 or the rules made there under at the rate specified under section 50 subsection 1 from the first day after the due date of the payment of tax in respect of a said supply of goods or services। जो भी देखो, इफ फाइनल टैक्स इज मोर देन द प्रोविजनल टैक्स, प्रोविजनल टैक्स से फाइनल टैक्स ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो उसके साथ में उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनल टैक्स लेस है तो वो उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। where a registered person is entitled to refund a consequent of the order of the final assessment under subsection दो, अगर देखो लेस होगा तो उसको रिफंड मिल जाएगा, और ज़्यादा होगा तो उसको जितना भी टाइम पीरियड के लिए जितना जितना टैक्स ज़्यादा होगा ना उतना उसका इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है, अब देखो हमने पढ़ लिया प्रोविजनल असेसमेंट, अब है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, यानी जो आपने रिटर्न भरे हैं वो करेक्ट भरे हैं या नहीं भरे हैं उसको चेक करना, स्क्रूटनी। The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of return and inform him of the discrepancies noticed। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सारे रिटर्न को चेक करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो रिलेटेड पर्टिकुलर्स है जो फर्निश करें रजिस्टर्ड पर्सन ने उसको वेरीफाई करेगा उनकी करेक्टनेस को रिटर्न की, और उसको इन्फॉर्म करेगा अगर कोई उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। if any in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto, it is done to ensure correctness of the self assessment made by the assessee। तो इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब्ड एंड सीक इज एक्सप्लेनेशन देयर टू, फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर सीख करेगा। इट इज़ डन टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट मेड बाय द असेसी, ये किस लिए की जाती है भाई, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स क्यों की जाती है कि जो अगर मान लो टैक्स पेयर ने सेल्फ असेसमेंट करी है और रिटर्न भरा है तो उन्होंने सही किया है, सब चीज़ अच्छे से ओके करी है या नहीं करी है, उस चीज़ को चेक करने के लिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की जाती है। Following actions are taken by the proper officer। First, satisfy by response, या तो वो response satisfy हो जाएंगे। In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard। भाई अगर जो रिस्पॉन्स है उनके सेटिस्फाई हैं, रिटर्न सही भरे गए हैं, तो कोई उनको आगे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। नॉन सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स होगा तो उनको आगे नोटिस भेजा जाएगा कि अगर मान लो उन्होंने रिटर्न वगैरह में कुछ गलती करी है तो आगे उनको रिस्पॉन्स भेजा जाएगा। In case no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer or such further period, देखो मान लो रिटर्न की स्क्रूटिनाइजेशन किया गया है किसके द्वारा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है उसके थ्रू, और अगर उसमें कोई गलती निकली है रिटर्न के अंदर जो हमने फिल किया है तो वो उस पर्सन को जो भी टैक्स पेयर है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो जो नोटिफाई करेंगे उसके अंदर वो रिस्पॉन्स फिर भी नहीं देता है तो क्या होगा, इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him और where the registered person, मतलब कि जब उसको नोटिस दिया गया कि आपने रिटर्न नहीं भरे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसीज फेल्स टू टेक द करेक्टिव मेजर, तो उस बंदे ने सामने उसको बता दिया गया कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आपके रिटर्न्स के अंदर हैं और फिर भी उसने वो डिस्क्रिपेंसीज के लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्टेड, द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट फॉलोइंग एप्रोप्रिएट एक्शन। तो क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, मान लो हमने रिटर्न गलत भर दिया है और प्रॉपर ऑफिसर ने उसको चेक किया है और चेक करने के बाद हमें नोटिस भी दिया है कि ये चीज़ आपने गलत भरी है, उसको ठीक कर लो, डिस्क्रिपेंसी हमें बताई है और उस 30 डेज के अंदर, उसके नोटिस के 30 डेज के अंदर हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हमारे रिगार्डिंग क्या एक्शन लिए जाएंगे। फर्स्ट, प्रोसीड टू कंडक्ट अंडर सेक्शन 65 के अंडर हमें लिया जाएगा डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ अ स्पेशल ऑडिट बिठाई जाएगी। प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74,
और हमें आगे हमारा टैक्स जो है प्रोसीड किया जाएगा सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंडर, ठीक है। आगे है स्क्रूटिनी हो गई, फिर उसके बाद है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ड्यू रिटर्न इवन आफ्टर इशूइंग ऑफ नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ द रिटर्न, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस सच पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू। देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपना रिटर्न नहीं भरा गया है, जबकि उसको नोटिस भी फाइल कर दिया गया है कि अपना जो रिटर्न है उसको सबमिट करो, तो क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर करेगा। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसे असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो नॉन फाइलर में देखो, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स कैन बी डन इन फॉलोइंग मैनर्स। सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, नॉन फाइलर कौन होते हैं, जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया है, वो होते हैं नॉन फाइलर्स। सर्कमस्टेंसेस, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स कैन बी डन इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश अ पेरियोडिकल रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जब वो सेक्शन 39 के अंडर अपना रिटर्न भरने में फेल हो गया है। और दूसरा होगा फेल्स टू फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यानी कि उसको एक नोटिस भी भेज दिया गया है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, फिर उसके बाद भी उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है सेक्शन 45 के अंडर, तब ये सर्कमस्टांसेस बनेंगे, ठीक है। एक तो अपना पेरियोडिकल जो है उसने रिटर्न भरा ही नहीं है 39 के अकॉर्डिंग, एक सेक्शन 45 के अंडर उसको नोटिस भी प्रोवाइड कर दिया, फिर भी उसने रिटर्न नहीं भरा, फेल हो गया है फिर वो रिटर्न भरने में वो। अब बेस्ट जजमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू assess the tax liability of the said person to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered। देखो, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद एसेस करेगा टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी उस पर्सन की, क्योंकि उसने तो अभी रिटर्न फाइल नहीं करी है। रिटर्न फाइल उसने करी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो अपने वो बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग सामने वाली पार्टी जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया है उसके जो टैक्स की लाइबिलिटी को खुद एसेस करेगा अपने जजमेंट के बेस पर, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर, टाइम लिमिट देखिए, the proper officer may issue an assessment order within a period of 5 years from the due date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid related। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है जिससे जो टैक्स नहीं पे किया है उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके 5 साल के अंदर अंदर की लिमिट रहेगी सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, ठीक है। अगर है डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर मतलब असेसमेंट ऑर्डर ले लिया गया है वापस, उसको माना जाना डीम्ड। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 days of the service of the assessment order under section 62 subsection 1, the said assessment order shall be deemed to be have been withdrawn, but the liability for the payment of interest under 50 subsection 1 or the payment of the late fees under section 47 shall continue। यानी कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक वैलिड रिटर्न फर्निश कर देता है 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर, तो जो भी असेसमेंट ऑर्डर है उससे उसको विड्रॉल कर लिया जाएगा, माना जाएगा कि वो विड्रॉल हो गया, ठीक है, विड्रॉल कर लिया जाएगा। लेकिन उसको साथ साथ में जो इंटरेस्ट जो बनता है एक्स्ट्रा, जितने टाइम तक का उसने टैक्स नहीं पे किया था उसके साथ में इंटरेस्ट टैक्स प्लस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो तो चलेगा साथ में, और जो लेट फीस है वो भी इसके साथ में उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। हमने पढ़ा पहले असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, यानी जिन्होंने रजिस्टर्ड होते हुए भी टाइम पर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, ठीक है, वो हो गया। अब है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब जो ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डन इन फॉलोइंग मैनर, सर्कमस्टांसेस क्या बनेगी, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डन इफ अ टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लिएबल टू डू सो, भाई अपना रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिला है और whose registration has been cancelled under section 29 subsection 2 but who was liable to pay tax। या तो देखो उसको रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है और फेल हो गया है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, और दूसरा कि उसका रजिस्ट्रेशन है
वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, और लेकिन फिर भी उसकी लाइबिलिटी तो बनती है पे टैक्स करने की, ठीक है। तो उनकी असेसमेंट कैसे होगी टैक्स की? तो बेस्ट जजमेंट बाय ऑफिसर, फिर वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो प्रोसीड करेगा अपने बेस्ट जजमेंट मेथड के बेस पर, उनकी जो टैक्स है टैक्स पीरियड के अकॉर्डिंग उनका जो टैक्स है उसको खुद सेल्फ असेस करेगा। मतलब वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने बेस्ट जजमेंट के बेस पर उनके टैक्स की असेसमेंट करेगा, ठीक है, कि कितना टैक्स को पे करना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर, टाइम लिमिट क्या रहेगी असेसमेंट ऑर्डर की? द प्रॉपर ऑफिसर में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस टाइम पीरियड से, जिस फाइनेंशियल ईयर से वो टैक्स रिलेटेड है, उसके 5 साल के अंदर अंदर तक जो हो गई टाइम लिमिट हो जाएगी उसकी, ठीक है। आगे देखिए समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। समरी असेसमेंट लास्ट असेसमेंट है इसकी, तो देखो क्या होती है समरी असेसमेंट। हाँ जी, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस कैन बी डन इन फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट वन इज सर्क्यूमस्टांसेस, क्या रहेंगे? द प्रॉपर ऑफिसर्स में ऑन एनी एविडेंस शोइंग ए tax liability of a person coming to his notice proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue। यानी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को बचाने के लिए जो है समरी असेसमेंट की जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि भाई इस पर्सन का जो है टैक्स है शो हो रहा है, उसका एविडेंस है हमारे पास, और जो रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसको बचाने के लिए किया जाएगा, समरी असेसमेंट की जाएगी। वो अपने बेस पर असेसमेंट करेगा टैक्स की, ठीक है। आगे है प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। द प्रॉपर ऑफिसर शैड ऑब्टेन प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर टू एसेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन। सबसे पहले इनको एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे पर्सन की जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको एसेस करने के लिए। Liability of person, if the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be taxable person liable to assess and liable to pay tax and any other amount due thereon। यानी देखिए जो टैक्सेबल पर्सन है जिसकी लाइबिलिटी ना नॉट असर्टेनेबल है, मतलब उसको ना असर्टेन नहीं कर सकते आप, तो उसकी उस टाइप की सच लाइबिलिटी जो है ना उस गुड सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड, द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन, उसको टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। लिएबल टू एसेस, उसको फिर एसेस करना पड़ेगा। तो कौन एसेस करेगा? उसको प्रॉपर ऑफिसर एसेस करेगा। यानी कि जिस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी नॉन असर्टेनेबल है तो उसको उसकी लाइबिलिटी कैसी मानी जाएगी? जो टैक्सेबल पर्सन जो प्रॉपर ऑफिसर है उसकी टैक्सेबल जो लाइबिलिटी है वो उसको एसेस करेगी, ठीक है। आगे है विड्रॉन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर को कब विड्रॉ कर लिया जाएगा? ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 64(1) और ऑन हिज ऑन मोशन। यानी कि जब एक एप्लीकेशन टैक्सेबल पर्सन देगा 30 days के अंदर अंदर, जो ऑर्डर मिला है उसको उसके 30 days के अंदर अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन देगा। If the additional commissioner or joint commissioner consider that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 and 74। तो अगर कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को ऐसा लगता है कि जो उसने ऑर्डर जो दिया है वो उसमें एरर थी तो उसको वो विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो उस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी समरी असेसमेंट। तो ये हमने पूरा असेसमेंट का पूरा टॉपिक कर लिया है। जो टाइप ऑफ असेसमेंट कर लिए हैं सारे। असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले होता है सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स पेयर खुद करता है, और फिर अगर एक टैक्स पेयर से खुद की असेसमेंट नहीं हो पाती तो फिर वो टैक्सेशन अथॉरिटी के पास जाता है और उनको एप्लीकेशन देता है, रिक्वेस्ट करता है उनसे कि हमारी प्रोविजनल असेसमेंट की जाए। और फिर अगर वो मान लो टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है तो उनकी टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटिनाइज किया जाता है टैक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा।
फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है किन के लिए, नॉन फाइलर्स यानी जिन्होंने जो फेल हो गए हैं अपने टाइम पे रिटर्न फाइल करने के लिए, और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए असेसमेंट जो होती है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है, किसके थ्रू की जाती है, प्रॉपर ऑफिसर्स के थ्रू। और फिर लास्ट में समरी असेसमेंट की जाती है। तो हमने इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, असेसमेंट का टाइप्स ऑफ असेसमेंट कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।